कल्चरल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी शिवाजी। क्या था यहाँ पर आने से इनको एक स्ट्रैटेजिकल डेप्थ मिलती है जो कि आगे जाके बड़ी काम आएगी मुगल्स के टाइम पे। कैसे इनकी सैकिंग में और मुगल्स या फिर आप कह लो दिल्ली सल्तनत की सैकिंग होती थी, इसमें क्या फर्क है बेटा? स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट ओनली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज कल्चरली। ऑल द नेम्स रिटन इन दिस बॉक्स, रिवीजन के टाइम में बहुत अच्छे काम आएगा ये। Hello everyone, welcome back to University Platform Concept Corridor, and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to simplify your social sciences with chapter number 3, the rise of Marathas. बेटा क्लास 8 सोशल साइंस का थर्ड चैप्टर है ये, जिसका वन शॉट आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इन केस यू हैव मिस्ड इट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर जाके चेक कर सकते हो। एंड फॉर नोट्स जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पर आई कीप ऑन शेयरिंग दिस पीपीटीज एट रेगुलर इंटरवल एंड यू कैन एक्सेस देम फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के नोट्स ऑलरेडी अपलोड भी हो चुके हैं, सो डू जॉइन दैट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर। बेटा चैप्टर होने वाला है बहुत इजी, जिसने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, उसके बाद हिस्ट्री बड़ी इजी लगने वाली है आपको, राइट? सो दिस इज अ बिट शॉर्ट चैप्टर इन कंपैरिजन एंड बहुत इजी भी है। ठीक है, फटाफट इसको फिनिश करते हैं विद सम लाइंस व्हिच आर रिटन बाय रामचंद्र पंत अमात्या। अदन्य पात्रा से ये लाइन लिखी हुई है। बेटा अमात्या, अमात्या किसे बोलते हैं? यहाँ पर आगे जाके आप पढ़ोगे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मराठास में, उनको अमात्या बोला जाता था। ठीक है, चलो देखो लाइन क्या लिखी हुई यहाँ पर। Among the merchants, the hat wearers like Portuguese, the English, the Dutch, the French, the Danes are also conduct the trade. तो यहाँ पर जो मर्चेंट्स हैं उनमें से कुछ को मेंशन किया गया है जिनकी एक खास बात है, ये सारे हैट वेयरर्स हैं, राइट? तो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? But they are not like other merchants. They are fully intent on entering this land, increasing their territory and propagating their religion. ये है खास बात। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये जो मर्चेंट्स हैं ये बाकी व्यापारियों की तरह नहीं हैं, इनका मकसद कुछ और है। क्या है मकसद? दे वॉन्ट टू एंटर आवर लैंड, दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर टेरिटरी, यानी हमारे लैंड पे आकर वो कब्जा करना चाहते हैं। एंड दे वॉन्ट टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन ऑल्सो, वो अपने धर्म को फैलाना चाहते हैं, राइट? फर्दर दे आर ऑब्स्टिनेट पीपल। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? स्टबर्न, बहुत जिद्दी लोग हैं ये। So they are obstinate people and navy and gunpowder are their chief weapon. बेटा देखो गन पाउडर आपने पहले भी सुना हुआ है, पिछले चैप्टर में, है ना? बैटल ऑफ पानीपत, वहां पे गन पाउडर का यूज किया गया था। सो गन पाउडर उनका एक चीफ वेपन है। उसके अलावा नेवी। अब समझो बेटा, यहां से इंग्लैंड से अगर उस टाइम पे कोई लोग आते होंगे तो इंडिया में कैसे आ रहे होंगे? थ्रू सी रूट ऑब्वियसली। अगर सी रूट से आएंगे तो ऑब्वियसली उनके पास नेवी बहुत अच्छी होगी, है ना? सो दैट्स व्हाई नेवी एंड गन पाउडर आर देयर चीफ वेपन. Their traffic should be controlled and they shouldn't be allowed to build strong buildings. यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि इन लोगों को अपनी कंट्री में आने से हमें रोकना पड़ेगा और इनको कोई भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बनाने देनी है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मतलब अंबुजा सीमेंट की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पर फोर्ट्स की बात हो रही है। जो मैसिव वॉल वाली जो फोर्ट होते हैं, ऐसे कुछ चीज इनको बनाने नहीं देनी है जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। करेक्ट? चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिग क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू फाइंड आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर मराठा? सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। देन हाउ डिड दे मैनेज टू बिकम द लार्जेस्ट पैन इंडिया पावर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर? जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना रूलिंग स्टार्ट करी थी तो उससे पहले मराठास पावर में कैसे थे ऑल ओवर इंडिया? देखो इससे पहले चैप्टर हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, मुगल्स के बारे में, है ना? कितने स्ट्रांग वो थे। वहां से हम मराठास में कैसे आ गए? ब्रिटिशर्स ने मराठास से कैसे इंडिया को लिया, ये हमें यहाँ पे जानना है। नेक्स्ट, व्हाट वर देयर सम फीचर्स ऑफ देयर गवर्नेंस? गवर्नेंस के तरीके कैसे थे उनके? नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड द मराठास एम्पायर लीव इन इंडियन हिस्ट्री? सो दिस ऑल आंसर्स वी आर गोइंग टू फाइंड हियर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हु वर मराठास से, राइट? सो लेट्स नो देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बेटा कौन है मराठा? ऐसे लोग हु बिलोंग्स टू डेक्कन प्लेटू, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहाँ के नेटिव होते हैं लोग। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी, सिंपल। लेकिन ये मराठी लैंग्वेज बेटा नई नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से बोली जाती थी और 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कई सारे ऐसे लिटरेचर आपको मिल जाएंगे जो कि मराठी लैंग्वेज में लिखे भी हुए हैं। क्लियर? कमिंग टू देयर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, महाराष्ट्र वाले एरिया में उस टाइम पे 13th सेंचुरी में यादव डायनेस्टी थी, उनका रूल था और उनके कैपिटल का नाम था देवगिरी, जिसको बाद में दौलताबाद बोला गया। दौलताबाद कौन आया था? तुगलक, है ना, कैपिटल शिफ्ट करने के लिए, तो उसी को यहाँ पर देवगिरी बोला जाता था, राइट? 14th सेंचुरी में जब खिलजी सल्तनत आती है इंडिया में, तो खिलजी किसको भेजते हैं सदर्न साइड में? मलिक कफूर को।
वहां पर बैटल होती है और यादवास गॉट डिफीटेड बाय द खिलजी सल्तनत। सो पॉलिटिकल चेंज आता है बेसिकली पूरे महाराष्ट्र में, राइट। पॉलिटिकल चेंज आने के बाद भी इनका जो अपना कल्चरल ट्रेडिशन था जिसका नाम था भक्ति ट्रेडिशन, वो कंटिन्यू रहता है एंड दैट ओनली लेड द फाउंडेशन फॉर लेटर ऑन मराठा पावर, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस भक्ति मूवमेंट एंड कल्चरल फाउंडेशन। बेटा भक्ति वर्ड कहाँ यूज होता है, हम बोलते हैं भक्ति करो, क्या मतलब है इसका, गॉड से कनेक्ट करो, राइट। सो ये एक गॉड से कनेक्ट करने का तरीका है। बिटवीन 7th to 17th सेंचुरी सेंट्स प्रेफर्ड भक्ति ओवर एक्सटर्नल रिचुअल। अब तो सेंट कौन सेंट थे, ये संत जैसे कि ज्ञानेश्वर, यहाँ पे DN लिखा हुआ है लेकिन मराठी लैंग्वेज में लिखोगे तो ज्ञानेश्वर ही बोला जाता है, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर हैं, नामदेव हैं, तुकाराम, रामदास, कुछ की पिक्चर भी दी हुई है, संत रामदास, संत तुकाराम, इनके पोस्टल स्टैंप हैं, बट इट शोज देयर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये जो संत थे ये बोलते थे भाई भक्ति करो, एक्सटर्नल रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल रिचुअल, बेटा ऐसे कुछ सेट पैटर्न जो हम कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे थे, हमको अपने खानदान में पता पड़ा कि अच्छा ऐसा एक सेट पैटर्न करना होता है टुवर्ड्स द गॉड, हम भी करे जा रहे हैं विदाउट एनी रियल फील, विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। सो एक्सटर्नल रिचुअल मतलब परफॉर्मिंग रिचुअल्स लाइक रूटीन, फॉलोइंग रूल्स बट विदाउट एनी रियल फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग, क्लियर। तो उन्होंने बोला ऐसे एक्सटर्नल रिचुअल करने से कुछ नहीं होगा, आप भक्ति करो, मीन्स टू कनेक्ट टू द गॉड विद रियल फील। अब वो कैसे करेंगे, कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप भजन कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप हो सकता है कोई लिटरेचर पढ़ सकते हो गॉड से रिलेटेड, है ना। तो कई सारे तरीके से आप भक्ति कर सकते हो। तो वट एवर यू आर डूइंग कनेक्ट टू द गॉड विद रियल फील, ठीक है। आप कई सारे जो यहाँ पे संत थे उन्होंने अपनी पोम भी कंपोज करी, भजन भी कंपोज करे, और उन्होंने जो उपनिषद थे, भगवत गीता थी जो कि उस टाइम तक संस्कृत में लिखे हुए थे, उनको मराठी लैंग्वेज में दोबारा लिखा, राइट। क्यों, क्योंकि हर कोई संस्कृत थोड़ी पढ़ सकता है ना, ये लोग मराठा हैं, मराठी इनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो इन्होंने उस ओरिजिनल लैंग्वेज में इसको लिखा जिससे कि ज्यादा ज्यादा लोग उसको पढ़ सके, क्लियर। नाउ इन्हीं में से कुछ ऐसे संत थे जैसे संत रामदास, ये सिर्फ भक्ति करने तक नहीं रुके बेटा, इन्होंने इसी फेथ को आगे जाके यूज किया फॉर सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। देखो जहां पर फेथ सेम हो जाए वहां पर लोग बड़ी इजीली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो जब भी भक्ति करने के लिए लोग अगर कहीं ऑर्गेनाइज इकट्ठा होते थे तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो थे संत, ये पॉलिटिकली उनको अवेयर करवाते थे, सेम जैसे सिख गुरु कर रहे थे पंजाब में, है ना, पढ़ लिया था हमने इससे पहले चैप्टर में, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी चल रहा था। एंड दिस क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल फाउंडेशन अमंग द मराठा पीपल। वाई? बिकॉज दे शेयर्ड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, उनका फेथ सेम है, उनकी लैंग्वेज सेम है, वो एक जगह पे इकट्ठा होकर अपने हिस्ट्री, अपने पॉलिटिक्स के बारे में जान रहे हैं। सो दैट शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट लेटर हेल्प द मराठास टू ऑर्गेनाइज इनटू द पॉलिटिकल पावर, और इसी से आगे जाके मराठा जो थे पॉलिटिकल पावर में इमर्ज हुए, क्लियर। नाउ till 17th century some Maratha chiefs made early attempts at establishing the sovereignty but all proved unsuccessful। बेटा 17th सेंचुरी तक कई सारे छोटे छोटे मराठा चीफ्स थे जिन्होंने फाइट करी टू गेन द इंडिपेंडेंस, लेकिन सारे अनसक्सेसफुल रहे। तो भाई मराठा पावर में आए कब और किसके साथ? विद छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। पिक्चर है उनकी ये, द पेंटिंग ऑफ शिवाजी दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम, क्लियर। लेट्स नो मोर अबाउट हिम हियर विद हिज बर्थ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में भोसले क्लैन में। बेटा ये कोई बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, नॉर्मल इनकी फैमिली थी। भोसले क्लैन में इनका जन्म होता है, यानी भोसले खानदान में इनका जन्म होता है 1630 में। ईयर याद करना पड़ेगा बट लोड मत लो, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। इनके फादर का नाम था शाहजी, मदर का नाम क्या था? जीजाबाई। अब जो इनके फादर थे वो डेक्कन सल्तनत में काम करते थे और ज्यादातर बाहर ही रहते थे, राइट। और इनके फादर को मिली थी जागीर। जागीर का मतलब क्या होता है? जो भी मुगल सल्तनत या डेक्कन सल्तनत में कह लो जो अच्छा काम करते थे उनको गिफ्ट में एक बहुत बड़ा लैंड मिल जाता था, उसको जागीर बोलते थे, है ना। तो इनके फादर को भी जागीर मिली थी नियर पुणे और शिवाजी उसी जागीर में पले बड़े, राइट। अब फादर तो बाहर थे तो किसने पाला होगा? मदर ने ऑब्वियसली, है ना। ग्रेव अप इन पुणे अंडर जीजाबाईज केयर एंड ट्रस्टेड ऑफिशियल्स एंड रिसीव्ड एक्सीलेंट वैल्यूज एंड एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज उन्होंने कंटिन्यूसली देखी ड्यूरिंग ग्रोइंग अप। क्या बेटा? पुणे रीजन सफर्ड ड्यू टू कांस्टेंट फाइटिंग बिटवीन द डेक्कन सुल्तान्स।
जो डेक्कन सल्तनत था, 5 फ्रेगमेंटेड पीस पढ़े थे ना हमने। यहाँ पर पॉलिटिकली बड़ी अनस्टेबिलिटी थी, राइट। तो ये जो सुल्तान थे आपस में लड़ते रहते थे। जब सुल्तान लड़ेंगे तो जो नॉर्मल पीपल होंगे वो काफ़ी सफ़र करेंगे, राइट। तो ये सफरिंग जो थी कंटिन्यूसली इन्होंने देखी थी ड्यूरिंग दी ग्रोइंग अप, एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चेंज इन हिम। अंडरस्टूड। फर्दर, फर्स्ट मिलिट्री स्टेप कब स्टार्ट करा था इन्होंने? 16, एट द एज ऑफ 16। अभी कुछ ही सालों में तुम भी होने वाले हो, है ना। उस एज में इन्होंने अपना फर्स्ट मिलिट्री स्टेप शुरू किया था। अब जरा ईयर्स पे आ जाओ। बर्थ कब हुआ? 1630 में। तो फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन कौन से ईयर में स्टार्ट किया होगा? ऑब्वियसली 1646। बेटा ऐसे करके ईयर याद करते हुए जाओ, आगे जाके टाइमलाइन में पढ़ेंगे हम, यहीं पे याद हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया, और इस मिलिट्री कैंपेन में इन्होंने कोई बहुत बड़ी आर्मी से फाइट नहीं करी बेटा। बहुत ही स्मार्टली इन्होंने जितने भी अनऑक्यूपाइड फोर्ट्स थे नियर पुणे, उन पर जाके कब्जा लेना स्टार्ट किया। और सिर्फ कब्जा ही नहीं लिया, वहां पर अपना डिफेंस सिस्टम भी बनाया प्रॉपर तरीके से। अंडरस्टूड। आगे जाके इनका विजन और बड़ा हुआ, और इन्होंने सोचा स्वराज्य के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज्य? बेटा स्वराज्य का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नॉट ओनली पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एज वेल एज कल्चरली, हर तरीके से उनको फ्रीडम मिले, राइट। तो स्वराज्य का इन्होंने सपना देखा। इस सपने में इनका मेन एम क्या था? लोगों को सफरिंग से फ्री करवाना। मुगल सल्तनत में, डेक्कन सल्तनत में, है ना, प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि लोगों का क्या हाल था, कितना वो सफ़र कर रहे थे, उन पर टॉर्चर हो रहा था। तो बेसिकली उनको फ्री करवाना। अंडरस्टूड। नाउ मैंने क्या बताया बेटा, ये बहुत बड़े किसी राजा खानदान से नहीं थे, सो ऑब्वियसली इनके पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं होगी। तो उसके बावजूद भी ये स्वराज्य कैसे हासिल करा, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। सो लेट्स नो मोर अबाउट द शिवाजीज मिलिट्री जीनियस, द स्ट्रैटेजीज एंड की बैटल। बेटा इनका मेन जो स्ट्रैटेजी थी वो थी गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में। किस किसने यूज किया था? होम्स ने। और कौन था? कौन बताएगा जिसको याद है? अच्छा, आई विल गिव यू द हिंट। एक राजपूत किंग थे जिन्होंने भील से सीखा था गुरिल्ला वॉरफेयर, राइट। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू। सो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को ये यूज करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। बंच ऑफ पीपल कैन हार्म द एनिमी, राइट। सो गुरिल्ला वॉरफेयर में होता क्या है? वी यूज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फाइटर्स इंस्टेड ऑफ लार्ज आर्मीज, दोज फाइटर्स विच रिलाई ऑन स्पीड, सरप्राइज एंड ऑल्सो नो द टेरेन, जिसको अपने एरिया के बारे में सब कुछ डिटेल पता हो। क्लियर? एम क्या होता है यहाँ पर? टू डिफीट द मच बिगर आर्मी एंड स्ट्रॉन्गर एनिमी यूजिंग द स्मार्टनेस नॉट द साइज। क्लियर? सो ये इनकी एक मेन टैक्टिक्स थी, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अफजल खान जो कि बीजापुर के जनरल थे, उनको भेजा जाता है शिवाजी को हराने के लिए, राइट। अब शिवाजी किसी तरह से उनको मना लेते हैं कि आप आओ और हमसे प्रतापगढ़ फोर्ट में मिलो। अब प्रतापगढ़ फोर्ट के आसपास बहुत घना जंगल था, जिनके बारे में इनको बड़ा अच्छे से पता था शिवाजी महाराज को, राइट। यहाँ पर ये अफजल खान इनसे मिलने के लिए आते हैं, और उस टाइम पे शिवाजी के पास होता है एक हिडन दिस टाइप ऑफ वेपन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है वागनाग, क्लॉ ऑफ द टाइगर। ऐसे हाथ में हो सकता है छुपा हो, और इससे ये इसको किल कर देते हैं अफजल खान को। और अफजल खान की जो आर्मी पीछे से आ रही होगी, उसको जो शिवाजी के बाकी लोग होंगे, है ना, जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को जानते होंगे, उन्होंने पूरी की पूरी आर्मी को वहां पर खत्म करा। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग गुरिल्ला वॉरफेयर। अंडरस्टूड। चलो इसके आगे शिवाजी के पास क्या थी? स्ट्रॉन्ग नेवी, वन ऑफ द रिमार्केबल पॉइंट विच शिवाजी ओनली हैड। बेटा शिवाजी ने एक प्रॉपर नेवी, एक अलग ब्रांच स्टैब्लिश करी टू सिक्योर हिज होल कोस्टल एरिया, राइट। और ऐसा इससे पहले किसी दूसरे राजा ने नहीं किया था। इतने बड़े बड़े राजा हुए, मुगल आए, है ना, लेकिन किसी के पास नहीं था। देखो, as Shivaji kingdom expanded to India's west coast, he needed to secure the coastal resources, and for this he established the Maratha Navy, a truly revolutionary step at that particular time. यहाँ पर देखो, ये फोर्ट क्या नाम है इसका? सिंध दुर्ग फोर्ट नियर द महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर इज वन ऑफ द सेवरल नेवल फोर्टिफिकेशन बिल्ड बाय मराठास। क्लियर? अब रिमार्केबल क्यों था ये? बिकॉज द बीजापुर सुल्तनत, उस टाइम पे जो बीजापुर सुल्तनत इनके आसपास थी, आदिल शाही डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे, दे वर ओनली हैविंग मर्चेंट शिप। उनके पास शिप्स थे, लेकिन सिर्फ व्यापार वाले शिप थे, नॉट फॉर नेवी प्रोटेक्शन। इसके अलावा मुगल थे, मुगल एम्पायर, जिनके पास थोड़ा बहुत नेवी प्रोटेक्शन तो था, लेकिन बहुत लिमिटेड, एक फुल फ्लेज नेवी नहीं थी, right? So only Shivaji was the first major Indian to build and maintain the full-time navy. That's why it is remarkable.
ये दिखाता है कि वो कितना दूर की सोचते थे। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ शिवाजी वर्सेस द मुगल। बेटा इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं 3 ऐसे इंसिडेंट जिससे आपको पता पड़ेगा कि शिवाजी कितना स्ट्रैटेजिकली सोचते थे। ठीक है, शिवाजी की पॉपुलैरिटी ग्रो हो रही थी तो मुगल्स को पता था कि भाई ये खतरा है, ये आगे जाके खतरा बनेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर मुगल्स, अपने एक नोबल मैन जिसका नाम था शेष्टा खान, याद करने का तरीका क्या है, सस्ता खान। ठीक है बेटा, शेष्टा खान नाम है एक्चुअल में। सो शेष्टा खान ही इन्वेडेड द शिवाजी टेरिटरी एंड स्टेड देयर फॉर 3 years। 3 साल तक वहां लड़ाइयां हुई, लेकिन शिवाजी को पता पड़ गया भाई आमने सामने की लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, ही रेडेड हिज कैंप एट नाइट विद फ्यू सोल्जर्स। और इस रेड में ये जो शेष्टा खान था बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागता है, महाराष्ट्र छोड़ के ही भाग जाता है। और इस रेड के ड्यूरिंग दिस रेड ही लॉस्ट फ्यू फिंगर्स ऑल्सो। ये जो रेड उस टाइम पे हुई थी, ये आजकल की मॉडर्न जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं उससे इनका कंपैरिजन होता है। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, इंडिया ने भी करी थी ना, व्हाट इज सर्जिकल स्ट्राइक, जहां पर हम सिर्फ एनिमी की लोकेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं विदाउट हार्मिंग अदर पीपल, राइट। डेफिनेशन देखो लिखा हुआ है, अ मिलिट्री अटैक इंटेंड टू डैमेज ओनली अ स्पेसिफिक टारगेट with no or minimal damage to the other people or the infrastructure। क्लियर? नाउ अब भाई शिवाजी की टेरिटरी में आकर कोई 3 साल तक उनको परेशान करे और शिवाजी चुप हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर शिवाजी का आता है नेक्स्ट काउंटर अटैक यानी रिटेलिटरी अटैक। वो क्या करते हैं, सैकिंग ऑफ सूरत। सैकिंग वर्ड नया नहीं है, सैकिंग एंड प्लंडरिंग आपने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना। तो सैकिंग मतलब लूट लेना। वाई सूरत, बेटा सूरत वॉज वन ऑफ द मेन सिटी इन अंडर द मुगल एम्पायर, है ना, कोस्टल एरिया के पास है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग अगर हो रही है तो उसका मतलब बहुत ज्यादा पैसा वहां पर होगा, दैट्स वाई। ठीक है, सो ही कैप्चर्ड द वेल्थ ऑफ 1 करोड़ फ्रॉम देयर। और उस टाइम पे 1 करोड़ सोचो कितना होता होगा, आज से 100 साल पहले 1 रुपए में पूरा घर का राशन आ जाता होगा, है ना। तो आपको पता है कि 1 करोड़ की वैल्यू उस टाइम पे कितनी होगी, करेक्ट। सो इतना रुपया वहां से ये लूट के ले आते हैं। लेकिन इनकी सैकिंग में और मुगल्स या फिर आप कह लो दिल्ली सल्तनत की जो सैकिंग होती थी उसमें क्या फर्क है, बेटा इनकी सैकिंग में ये ध्यान दिया गया कि किसी भी रिलीजियस प्लेस को हाथ ना लगाया जाए, जो अच्छे लोग हैं उनको परेशान न किया जाए। एक का नाम मेंशन भी है यहाँ पर, मोहनदास पारेख। मोहनदास करमचंद गांधी नहीं है, मोहनदास पारेख है। ठीक है, सो उनको बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं किया गया, टच नहीं किया गया। सो दिस व्हाट इट शोज द ह्यूमैनिटी, है ना, ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। चलो, तो ये सैकिंग ऑफ सूरत एक ही बार नहीं हुई। अब इनको पता पड़ गया कि भाई यहाँ से इतना सारा पैसा मिल रहा है ना, इससे मुगल्स वीक हो सकते हैं, तो दोबारा फिर अटेम्प्ट किया गया। सो कुछ सालों बाद दोबारा सूरत को इस तरह से सैक किया गया। और ये सैकिंग वाला इंसिडेंट इतना फेमस हुआ कि ये इंग्लैंड के जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम पे, लंदन गैजेट, वहां जाके इसकी प्रिंटिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा ही रोट टू ऑल यूरोपियन डिप्लोमेटिक एजेंट्स, जितने भी वहां पे सूरत में आते होंगे ट्रेड के लिए, उनके लिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मनी, अभी पैसे दो, अदरवाइज आई विल रिटर्न एंड ruin दैट सिटी। मैं फिर आऊंगा और फिर तुम्हें लूट के ले जाऊंगा, है ना। सो ये क्या था, ये प्रेशर उन्होंने जनरेट करने का ट्राई किया। अंडरस्टूड। इन सब से क्या पता पड़ता है शिवाजी महाराज के बारे में, कुछ वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज वेरी स्मार्ट, सोच के काम करते थे वो, है ना। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पर्सनल एथिक्स, किसी को परेशान नहीं किया, रिलीजियस प्लेस को टच नहीं किया, स्ट्रॉन्ग पर्सनल एथिक्स। ही अंडरस्टूड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो देखो ऐसे लेटर छोड़ के जा रहे हैं यूरोपियन डिप्लोमेट्स के लिए, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही तो है ना। उसके अलावा हिज रेपुटेशन हैज ग्रोन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उनका नाम आ गया। यस, सो दिस ऑल वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस इंसिडेंट, राइट। अब बेटा मैंने बताया था सूरत वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सिटी फॉर मुगल्स, तो ये इतनी बार लूट रहे हैं तो मुगल्स के मुंह पे ये बहुत करारा तमाचा था, है ना। तो मुगल्स चुप थोड़ी रहेंगे। तो इसके बाद क्या होता है, जो औरंगजेब उस टाइम पे थ्रोन पे था, वो यहाँ पर अपने बेस्ट जनरल, क्या नाम था, राजपूत कमांडर जय सिंह, अगेन राजपूत कमांडर जय सिंह, उसको भेजता है। यहाँ पर लड़ाई होती है जय सिंह के बीच में और शिवाजी महाराज के बीच में। अल्टीमेटली शिवाजी महाराज को यहाँ पर अपनी हार को मानना पड़ता है एट पुरंदर फोर्ट नियर पुणे। किसके बीच में लड़ाई होती है, कौन है कमांडर, जय सिंह। कहां पर लड़ाई होती है, पुणे में, पुरंदर फोर्ट पे। हार किसकी होती है, शिवाजी महाराज की। ठीक है, वो डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं और जो ट्रीटी साइन होती है उसके अंडर जो शिवाजी थे उनको बहुत बड़ा अपना एरिया मुगल्स को देना पड़ता है। उनका बेटा, क्या नाम है उनका, संभाजी, वो मुगल के अंडर सर्विस करने के लिए रेडी होते हैं। क्लियर। नाउ इस ट्रीटी के बाद जो जय सिंह था उसने किसी तरीके से मनाया
शिवाजी महाराज को कि आप जाओ और औरंगजेब से मिल के आओ। तो औरंगजेब से वो मिलने जाते हैं। यहाँ पर जो औरंगजेब था वो पब्लिकली इनकी इंसल्ट करता है। अब शिवाजी महाराज इंसल्ट सह लें, ऐसा हो नहीं सकता, तो वो उनके कोर्ट से बिल्कुल निकल के बाहर आ जाते हैं और औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं होता और उनको वो क्या करता है, गृहबंदी बना लेता है। मीन्स ही पुट हिम अंडर द हाउस अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हाउस अरेस्ट शिवाजी महाराज का और उनके बेटे का। ठीक है, अब शिवाजी महाराज स्ट्रैटेजी, राइट, तो वो क्या करते हैं, वो प्लान बनाते हैं इस हाउस अरेस्ट से निकलने का। इस प्लान के अंतर्गत वो क्या करते हैं, ही स्टार्टेड गिविंग बिग ह्यूज बास्केट्स ऑफ फ्रूट्स एंड स्वीट्स टू दी मुगल नोबल पर्सन, या फिर जो भी जानने वाले होंगे उनको ऐसे बड़ी बड़ी फ्रूट्स की बास्केट उन्होंने भेजनी शुरू करी। अब शुरू में जो गार्ड होंगे वो बड़े चौकन्ने, तो सारे के सारे जो बास्केट होंगे वो चेक होती होंगी, लेकिन बाद में ये ट्रेंड बन गया। तो गार्ड्स को पता था कि भाई अच्छा शिवाजी महाराज हो इस तरीके से बास्केट भेजते रहते हैं, वही बास्केट जारी होगी। और एक दिन खुद वो इस बास्केट में बैठ के वहां से फरार। सो दिस वे ही एस्केप्ड दिस हाउस अरेस्ट विद हिज सन संभाजी। और ये कब की बात है, ये है 1666 की बात। बेटा टाइमलाइन पे ध्यान दो, 1630 में इनका बर्थ होता है, 1646 में ये फर्स्ट 16 ईयर्स के एज में अपना पहला मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट करते हैं। 1666 तक आते आते ये आगरा, इंसल्ट और एस्केप तक पहुंच जाते हैं, राइट। अब फर्दर क्या होता है बेटा, एक बार जब यहाँ से भाग जाते हैं दोबारा औरंगजेब के हाथ नहीं आते और फर्दर आगे जाके इनका होता है कोरोनेशन। कब, राज्य अभिषेक कब होता है, 1674 में, 1674 में। ठीक है, राज्य अभिषेक होता है विद फुल वैदिक राइट्स एट रायगढ़ फोर्ट। कहां पर होता है, रायगढ़ फोर्ट में। ठीक है, इनको टाइटल क्या मिलता है, श्री राजा शिव छत्रपति। राज्य अभिषेक के बाद जो टाइटल मिलता है उसमें इनको बोला जाता है श्री राजा शिव छत्रपति। क्लियर। एंड दिस स्टार्टेड देयर ओन कैलेंडर एरा, जिसको राज्य अभिषेक शाखा बोला जाता है। क्या मतलब इस बात का, ओन कैलेंडर। बेटा देखो यहाँ पर हम ईयर जो 1674 बोल रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है ना। तो इस टाइम से जब इनका राज्य अभिषेक हुआ उस टाइम से मराठा कैलेंडर की स्टार्टिंग होती है और इस साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा उसको बोलेंगे राज्य अभिषेक शाखा 1, राज्य अभिषेक शाखा 2, इस तरीके से। ठीक है, फर्दर सो दिस मार्क द फॉर्मल बर्थ ऑफ मराठा एम्पायर, और यहां से मराठा एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, this picture here, a court scene with Chhatrapati Shivaji sitting on his throne and receiving the visitors. ठीक है, श्री राजा शिव छत्रपति, this was the title. Clear? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इनका दक्षिण दिग्विजय यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ द साउथ। बेटा यहाँ से जो शिव राजा छत्रपति शिवाजी थे उन्होंने साउथ की तरफ कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया, यानी साउथ की तरफ कैंपेन स्टार्ट किया और ये पहुंचे यहाँ जाके कर्नाटका या फिर तमिलनाडु के कुछ रीजन में। ठीक है, यहाँ पर आने से इनको एक स्ट्रैटेजिकल डेप्थ मिलती है जो कि आगे जाके बड़ी काम आएगी मुगल्स के टाइम पे। कैसे बेटा, जब इनके मुगल से फाइट होती है आगे जाके तो देखो पहले यहाँ पर थे तो मुगल्स को इनको सिर्फ यहाँ से हटाना था, अब इनके पास दो लोकेशन हो गई हैं, तो स्ट्रैटेजिकल डेप्थ मिली कि नहीं मिली, राइट। सो दिस साउदर्न एक्सपेंशन गेव द मराठा स्ट्रैटेजिकल डेप्थ अगेंस्ट द मुगल इन्वेजन लेटर। फर्दर ड्यूरिंग दिस कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, वो क्या, ड्यूरिंग दिस कैंपेन शिवाजी बैंड द डचेस फ्रॉम ट्रेडिंग द इंडियन स्लेव्स। बेटा सदर्न साइड में इंडियंस की खरीद फरोख्त होती थी, जो डचेस थे वो इंडियन को खरीद के लेके जाते थे एज अ स्लेव। अब यहाँ पर छत्रपति शिवाजी ने इस पे बैन लगाया एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू डू सो। इससे पहले जितने भी थे किसी ने इस पे ध्यान भी नहीं दिया होगा, राइट। अगेन वन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन एक्ट फ्रॉम शिवाजी। ठीक है, फर्दर इस मैप पर थोड़ा ध्यान दो, ये देखो जितना भी ऑरेंज वाला पार्ट ऑल अंडर द शिवाजी टेरिटरी, मराठास टेरिटरी। फर्दर ये ग्रे वाला पार्ट पे ध्यान दो, थंजावुर, यहाँ पर बेटा यहाँ पर था इकोजी का रूल, आगे जाके पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, आगे देखो फॉरेन पावर, ये येलो वाला सारे फॉरेन पावर, हिल फोर्ट, कोस्टल फोर्ट, कितने तो फोर्ट है, फोर्ट पे ध्यान दो, जितने भी स्टार वो सारे के सारे फोर्ट। दिस इज 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 5 6 7, इतने फोर्ट्स, ये तो मेजर फोर्ट्स हैं, इसके अलावा और भी होंगे। इससे क्या पता पड़ता है बेटा, ये फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस, ये फोर्ट्स ही थे जिनके वजह से आगे जाके जो ये मराठास थे वो मुगल के सामने खड़े रह पाए। ठीक है, और देखो सिटीज हैं यहाँ पर, पोर्ट्स भी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मराठा एम्पायर इन वन मैप। ठीक है, चलो चलते हैं आगे।
Now, at the age of 50, he died due to fever, but became legendary during his own lifetime. बेटा यहाँ पे जो यूरोपियंस थे वो इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट से कंपेयर करते थे. उसके अलावा ही इंस्पायर्ड द बुंदेल प्रिंस छत्रसाल टू क्रिएट एन इंडिपेंडेंट किंगडम. कहाँ पर? बुंदेलखंड में, जो कि आज के टाइम पे यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में है. ठीक है. इसके अलावा द फेमस हिंदी पोएट भूषण कहाँ पे रहते थे ये? उत्तर प्रदेश में. सो उत्तर प्रदेश से ये भूषण जो फेमस पोएट थे, ही केम ऑल द वे टू महाराष्ट्र एंड कंपोज्ड पोएम इन हिज ऑनर. दिस शोज हाउ फेमस ही वाज. अंडरस्टूड? चलो एक बार फटाफट से टाइमलाइन देख लेते हैं. कहाँ से हमने स्टार्ट किया था? बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी 1630 में. उसके बाद 1646 में फर्स्ट मिलिट्री कैंपेन. उसके बाद 1657 में मराठा नेवी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी. उसके बाद आगे चले जाओ, 1666 में इम्प्रिजनमेंट हुआ था और आगरा एस्केप. 1674 में यहाँ पर कोरोनेशन यानी इनका राज्य अभिषेक हुआ था. अंडरस्टूड? फर्दर एट 1680 ही डाइड. क्लियर? इतना हमने कवर कर लिया है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड हियर फर्दर. द मराठास आफ्टर छत्रपति शिवाजी. बेटा छत्रपति शिवाजी की डेथ के बाद जो उनके बड़े बेटे संभाजी थे उनको छत्रपति बनाया जाता है इन 1680. नाउ इस टाइम पे दिल्ली में कौन पावर में था? औरंगजेब. और औरंगजेब के अंडर में कितना इंडिया था ये हमने ऑलरेडी देख लिया है पिछले चैप्टर में, है ना. अगर डेक्कन एरिया को छोड़ दिया जाए तो ऑल ओवर पूरा इंडिया पर उसका ही राज था. राइट. सो यहाँ पर जो मराठास थे, दे वर द मेन ऑब्स्टिकल फॉर द मुगल्स टू टेक द फुल कंट्रोल ऑफ इंडिया. राइट. तो यहाँ पर औरंगजेब क्या करता है, वो पहले डेक्कन सल्तनत पे जाके अटैक करता है और जो बीजापुर जहां पर आदिल शाह था और गोलकोंड जहां पर कुतुब शाही था उनको हरा के वहां पर कब्जा लेता है. यहां आने के बाद फिर ये अटैक करता है संभाजी पे, मीन्स मराठास पे, और वहां पर संभाजी को कैप्चर कर लिया जाता है. उनको बहुत टॉर्चर करते हैं और लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है. ठीक है. और यहाँ पर जो उनकी कैपिटल थी रायगढ़, वहां पर ये अपना कब्जा ले लेता है. करेक्ट. नाउ संभाजी के बाद नेक्स्ट आते हैं राजा राम, उनके छोटे भाई. ही बिकेम छत्रपति एंड ही फ्लेड टू गेंगी. देखो रायगढ़ में तो आप ऑलरेडी औरंगजेब आ चुका है ना. तो कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट प्लेस दैट इज गेंगी. कहाँ है ये? प्रेजेंट डे तमिलनाडु, सदर्न साइड में. मैंने क्या बताया था आपको, जब दक्षिण दिग्विजय वाला कैंपेन चला था, दैट गेव दिस स्ट्रैटेजिकल डेप्थ. दिस इज द स्ट्रैटेजिकल डेप्थ. ये वाले एरिया पे ऑलरेडी मुगल्स आ चुके हैं, तो कहाँ जाएंगे? सदर्न साइड में. ठीक है. अब जैसे ही ये मराठास गए सदर्न साइड में तो पीछे पीछे मुगल भी चले गए. तो यहां पर आ गए मराठा मुगल वॉर कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड टू द साउदर्न साइड. ठीक है. ये लड़ाई काफी टाइम तक चली. कितनी चली थी? ऑलमोस्ट 1682 से लेके 1707 तक. इतने टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा. जीत किसी की नहीं हुई. यहाँ पर जो औरंगजेब था इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया, यहीं फंस के रह गया और यहीं इसकी डेथ भी हो जाती है. राइट. मुगल इतने पावरफुल थे बेटा, लेकिन उसके बाद भी ये मराठास कंटिन्यूअसली इनके सामने टिके रहे, झुके नहीं. एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस वाज द फोर्ट्स दे वर हैविंग, स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स. ठीक है. चलो फर्दर जो राजा राम थे उनकी भी डेथ हो जाती है. अब इसके बाद जो ये मराठास थे इनकी लीडरशिप आती है राजा राम की वाइफ के हाथ में, जिनका नाम था ताराबाई. क्या नाम था? ताराबाई. इंपॉर्टेंट है. द माइटी मराठा वुमेन ताराबाई's लीडरशिप. बेटा ताराबाई की लीडरशिप में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा जाता है. यहां पर मराठास डिफेंसिव की जगह आ जाते हैं ऑफेंसिव पे. कैसे? ताराबाई सोचती है यहाँ पर कि भाई सारे के सारे मुगल तो यहाँ हमारे पीछे सदर्न साइड में आ गए हैं, तो नदर्न साइड इनका खाली रह गया है अनगार्डेड, तो क्यों ना हम जाके इनके घर पे अटैक कर दें. ये तो यहीं फंसे है ना. गॉट इट. तो ये क्या करती हैं? She organized large Maratha armies and launched them to the Mughal territories in the northern side. That's why she is also known as the architect of northwest Maratha expansion. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरे चांस हैं आने के. Who was the architect of northward Maratha expansion? ताराबाई. ठीक है. और ये इनकी सोच थी जिसके वजह से मराठा इतना एक्सपैंड कर पाए ऑल ओवर इंडिया. क्लियर? चलो चलते हैं आगे. नाउ बेटा इस एक्सपेंशन के साथ देखा गया यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंज एंड राइज ऑफ पेशवा. इसके आगे आप पेशवा नाम पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ हाउ इट वाज द चेंज, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. बेटा पहले जो मराठास थे वो एक छोटे से एरिया में रूल कर रहे थे. अब वो स्प्रेड हो रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया. जब वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो रहे हैं तो पावर भी तो चाहिए. यस. तो यहाँ पर जो सेंट्रलाइज्ड पावर पहले थी छत्रपति के टाइम पे, अब वो शिफ्ट हो रही थी. पावर धीरे धीरे किसके हाथ में जा रही थी? चीफ्स के हाथ में, पेशवा के हाथ में. ठीक है. देखो यहाँ पर
द शिवाजी सेंट्रलाइज्ड रूल बिकेम डिसेंट्रलाइज्ड लेटर ऑन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन। कैसे? द पावर वाज स्टिल नॉमिनली विद इन द छत्रपति बट चीफ गेन्ड मोर पावर हियर। जो पेशवा, अगर पर्शियन लैंग्वेज में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इसको। सो इनके पास ज्यादा पावर आने लग गई। दे बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल इवन मोर देन छत्रपति। और ऐसे एक पेशवा का नाम पक्का आपने सुना होगा, पेशवा बाजीराव, राइट? सो पेशवा बाजीराव वन एंड हिज सन नाना साहेब he led the pan India expansion of Marathas। pan India मतलब all over India expansion of Marathas। क्लियर? यहाँ पे देखो ये पिक्चर में छत्रपति साहू जी महाराज कौन थे? ये छत्रपति शिवाजी, उनके बेटे छत्रपति संभाजी और उनके बेटे छत्रपति साहू जी। उनके साथ यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? नाना साहेब पेशवा, राइट? सो दिस शोज दैट ही वाज आल्सो, पेशवास वर आल्सो इन्फ्लुएंशियल। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ बेटा इसके आगे हमें पढ़ना है डाउन साइड ऑफ दिस डिसेंट्रलाइजेशन। देखो जब पावर शिफ्ट होती है, लोगों के हाथ में पावर आनी शुरू होती है, तो हर कोई उसका सही इस्तेमाल नहीं करता है ना? सो यहाँ पर क्या देखा गया? मराठास यूजुअली रूल्ड वेल अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, लेकिन सम ऑफ द रीजनल चीफ led the abuse and indiscipline also, which was the contrast to the values of शिवाजी महाराज, है ना? शिवाजी महाराज कितने ह्यूमैनिटेरियन थे, कितना वो लोगों का ध्यान रखते थे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट? बट दिस अब्यूज एंड इट्स इनडिसिप्लिन वाज कंट्रास्ट ऑफ हिज वैल्यूज, राइट? इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएगा द मराठास 10-year कैंपेन इन बंगाल। बेटा बंगाल में इन मराठास का इतना टेरर बैठ गया था तो कि वहां पे लोग बोलते थे बर्गी आ गए, बर्गी आ गए, और भाग जाते थे ना। व्हाट इज दिस बर्गी? एक्चुअल में जो मराठास में जो घुड़सवार थे, राइट, जो घुड़सवार थे उनको बर्गिर बोला जाता है, तो ये बोलते थे बर्गी आ गए, बर्गी आ गए, राइट? सो दिस शोज द अब्यूज ऑफ दीज चीफ, द मराठा चीफ देयर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ फर्दर नॉर्थ वर्ड एक्सपेंशन होते गया और फर्दर 1754 में जाके मराठास ने दिल्ली कैप्चर कर ली, दिल्ली पे कब्जा ले लिया। उसके बाद फर्दर वो आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गए कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। दे इवन ब्रीफली कंट्रोल्ड लाहौर, अटोक एंड इवन पेशावर, जो आज के टाइम का पाकिस्तान है। ठीक है, अब उस एरिया में अगर कोई जाएगा और अफगानिस्तान से अगर कोई अटैक करने का सोचेगा तो वहां पर कन्फ्लिक्ट तो होना ही है ना? तो यहाँ पर आता है अहमद शाह अब्दाली। कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली आता है अफगानिस्तान से, और इनके साथ उनकी फाइट होती है और यहाँ पर मराठा बहुत बुरी तरह हारते हैं। कहाँ पर हुई थी ये फाइट? ये हुई थी पानीपत में। सो दिस इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 2 बैटल हमने ऑलरेडी पढ़ ली पिछले चैप्टर में। दिस इज द थर्ड बैटल हियर, 1761 में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में। देखो 1754 में दिल्ली पे इन्होंने कब्जा लिया, 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होती है। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में, जहां पे मराठा हार जाते हैं बुरी तरह से। बेटा हिस्ट्री में सबसे जो एक डिजास्टरस वॉर है इसको बोला जाता है, राइट? इतनी बुरी तरह से हारने के बाद कोई दोबारा जल्दी खड़ा नहीं हो सकता, मीन्स दोबारा पावर में नहीं आ सकता। लेकिन मराठा आए, किसके वजह से आए? पेशवा माधवराव के वजह से। ये क्वेश्चन अगेन, हु लेड द क्विक रिकवरी ऑफ मराठास आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत? पेशवा माधवराव। पेशवा बाजीराव पढ़ लिया, पेशवा नाना साहेब पढ़ लिया, ये तीसरे पेशवा हैं पेशवा माधवराव। ठीक है, इन्होंने रिकवरी करवाई, मराठा फिर उठे और आगे जाके इन 1771 अंडर महादजी शिंदे, जिनको कि महादजी सिंधिया भी बोला जाता है, एक दूसरे चीफ, उनकी लीडरशिप में ये फिर से दिल्ली को रिकैप्चर कर लेते हैं एंड दे होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 3 डेकेड्स। ठीक है, टाइमलाइन पे ध्यान दो, मैंने क्या बताया? 1754 दिल्ली कैप्चर, इसके बाद 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और 10 साल के बाद 1771 फिर से दिल्ली पर रिकैप्चर। ठीक है, नाउ हेडिंग में आपको दिख रहा होगा एंग्लो मराठा वॉर। क्या मतलब है इसका? बेटा एंग्लो वर्ड, जहां पर भी ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व होते हैं वहां पर एंग्लो वर्ड यूज होता है। सो ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच की वॉर ये कब हुई? इसके बाद जो मेन वॉर्स इवेंट है वो हमको यहाँ पर देखना है। डिटेल आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। देयर वर 3 एंग्लो मराठा वॉर, राइट? फर्स्ट वाले जो है आपको सिर्फ टाइमलाइन में दिखाई देगा, दैट वाज हेल्ड बिटवीन 1775 टू 1782। देखो यहाँ पर 71 में दिल्ली कैप्चर हुआ, उसके 4 साल बाद 75 से लेके 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है, जहां पर मराठा जीत जाते हैं। ठीक है, फर्दर
सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 2 सालों के लिए होती है। सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इफ यू वांट यू कैन स्किप दैट, लेकिन अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैठोगे वहां काम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एंग्लो मराठा वॉर होती है सेकेंड वाली, जहां पर मराठा हार जाते हैं। और हारते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरनल कंफ्लिक्ट, इंटरनल राइवलरी, ठीक है। और है किसके बीच में? ये सिंधिया, ये जो सिंधे हैं वही, और होलकर चीफ के बीच में, इनके बीच में इंटरनल कंफ्लिक्ट था, जिसके वजह से यहाँ पर मराठा हारते हैं, ठीक है। थर्ड एंग्लो इंडियन वॉर 1817 से 1818 में होती है, जहां पर मराठा पूरी तरह से हार जाते हैं और इंडिया में फिर डोमिनेंट पावर कौन हो जाता है? ब्रिटिशर्स। हमें क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द मराठा पावर। अंडरस्टूड? चलो यहां पर आगे चलते हैं, डोंट मिस इट आउट। एक नाम जो आपको पढ़ना है, नाना फाडविस। नाना फाडविस, अ पावरफुल official under one of the Peshwa. He created with an organization the first pan India anti-British alliance. ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने एक ग्रुप वहाँ पे कलेक्ट करा, लोगों को इकट्ठा करा, और इस ग्रुप के लिए इन्होंने जो अपने ओल्ड राइवलर थे हैदर अली ऑफ मैसूर एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद, इनफैक्ट उनसे भी टाई अप करा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। नाउ चेक आउट दिस टाइमलाइन। हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, स्टार्टिंग विद द बर्थ ऑफ छत्रपति शिवाजी 1630, 16 साल की उम्र में 1646 में यहाँ से बिगिनिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी रूल। फर्दर जाओ, फिर 1657 में नेवी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ नेवी। यहाँ पे आ जाते हैं 66 में हुआ था आगरा इम्प्रिजनमेंट और एस्केप फ्रॉम आगरा। आगे चलते हैं 1674 में राज्याभिषेक, और 77 में दक्षिण विजय, कॉन्क्वेस्ट टुवर्ड्स द साउथ चला था। नाउ 1680 में छत्रपति शिवाजी की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके बेटे संभाजी को छत्रपति बनाया जाता है, और 82 से लेके 1707 तक कंटिन्यूअस मुगल मराठा वॉर चलती रहती है, राइट। इसके आगे जाओगे यहाँ पर तो 1754 में दिल्ली पर कंट्रोल आ जाता है मराठास का। 61 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे मराठा हार जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर अच्छा यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन 1771 में फिर से दिल्ली रिकैप्चर, एंड 75 से लेके 82 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। बीच का कोई यहाँ पे वॉर के बारे में दिया नहीं है। लास्ट में 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड्स, एंड फ्रॉम हियर द ब्रिटिश रूल स्टार्ट्स। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो सो हमने देख लिया यहाँ पर पॉलिटिकली हाउ मराठा वाज। अब आगे चलते हैं हम टू चेक आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मराठास, राइट। सो द सिविल गवर्नेंस ऑफ मराठास बेसिकली। क्लियर? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द अष्ट प्रधान मंडला से। बेटा छत्रपति के अंडर 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिनको कि अष्ट प्रधान मंडला बोला जाता था, राइट। अब इनके नाम और इनका इंग्लिश मीनिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी, ठीक है। देखो छत्रपति, जिसको कि सोवरन किंग हम बोलते हैं, उनके अंडर सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री हम बोलते भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर। प्रधान इज प्राइम मिनिस्टर। पहले इजी वाले देखेंगे, ठीक है। सो प्रधान इज प्राइम मिनिस्टर। न्यायाधीश, नाम से ही पता पड़ रहा है, न्याय देने वाले, चीफ जस्टिस। पंडित राव तो क्या होंगे? हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, राइट। नेक्स्ट सेनापति, कमांडर इन चीफ, है ना, पता है ये भी, सेनापति कमांडर इन चीफ। इसके बाद मंत्री तो इंटेलिजेंस मिनिस्टर, क्लियर। और उसके बाद अमात्य, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अमात्य किसको बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये है जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो बस 2 पे ध्यान देना है आपको। एक है सचिव। सचिव कौन होते हैं? लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। सचिव इज द लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर। और सुमंत, जो सोमालिया घूम के आ गए, द पर्सन इज फॉरेन मिनिस्टर। अब मैंने सोमालिया घूम के आ गए ऐसे ही बोला है, जस्ट टू मेक इट राइमिंग और याद करने के लिए। सुमंत इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। सो अष्ट प्रधान मंडला, क्लियर। चलो चलते हैं आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अंडर शिवाजी, ठीक है। देखो सबसे पहले इस पे ध्यान दो, क्या दिख रहा है यहाँ पर? गोल्ड कॉइन, जिसमें थोड़ा बहुत आपको शिव वर्ड तो लिखा दिख रहा है, छत्रपति भी दिख रहा है। बेटा शिवाजी ने स्वराज्य के लिए सोचा था। स्वराज्य में सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं होती, बताया था ना मैंने, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस भी होती है। तो अब हम आगे जाके वही देखेंगे कैसे इकोनॉमिकली और वो कल्चरली इंडिपेंडेंट बने। ये पहला इसका प्रूफ है कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने। बेटा उन्होंने जो पर्शियन कॉइन्स उस टाइम पे मिंट होते थे मुगल्स के, उनको यूज करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने खुद के कॉइन मिंट करवाए, वो भी देवनागरी में। Got it? Cultural, economical independence. देखो छत्रपति शिवाजी minted gold copper coins on his own name in देवनागरी।
ठीक है। उसके अलावा और क्या किया? ही एबॉलिश द हेरिडिटरी पोस्ट अनलाइक मुगल्स एंड सल्तनट्स। बेटा मुगल्स में अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल होगा तो उसका बेटा ही दोबारा वो पोस्ट ले लेगा, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर एबॉलिश कर दिया गया। फर्दर देयर वर नो लैंड असाइनमेंट। जो ये जागीर वाला सिस्टम था कि लोगों को बड़ी बड़ी लैंड दे देते थे गिफ्ट में, तो ये सिस्टम नहीं था। यहाँ पर ऑल ऑफिशियल्स वर पेड सैलरी फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी। ठीक है। नेक्स्ट, ऑफिशियल्स वर पीरियडिकली ट्रांसफर्ड ऑल्सो। इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनका ट्रांसफर हो जाता था आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वाई? अगर कोई हाई रैंकिंग ऑफिशियल एक जगह पर ज्यादा टाइम रुक गया तो वो ज्यादा पावर गेन कर सकता है ना, टू अवॉइड दैट। ठीक है। नेक्स्ट, पेंशन गिवन टू विडोज ऑफ सोल्जर्स हु डाइड इन द बैटल एंड मिलिट्री पोस्ट ऑफर टू द सन्स ऑफ द मार्टरेट सोल्जर्स। व्हाट दीज 2 पॉइंट्स आर शोइंग? अगेन ह्यूमैनिटेरियन एक्ट। कितने कंपैशनेट शिवाजी थे। ठीक है। चलो मूविंग अहेड, यहाँ पर आपको एक शिवाजी का लेटर देखना है टुवर्ड्स द गवर्नेंस वैल्यूज। यहाँ पे इन्होंने अपने जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको एक लेटर इशू किया है। क्या लिखा है इस लेटर में? वुड फ्रॉम द बिग ट्रीज लाइक टीक इज रिक्वायर्ड फॉर नेवी। उनके पास एक फुल फ्लेज नेवी थी ना, तो वहां पर शिप चाहिए। शिप किससे बनते हैं? किसी स्ट्रॉन्ग लकड़ी से, जैसे कि टीक। सो अगर आपको लकड़ी चाहिए, इफ यू नीड दैट, सिक्योर परमिशन फॉर कटिंग द ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड देन प्रोसीड। मीन्स अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसके लिए परमिशन लेंगे, आप जबरदस्ती नहीं करेंगे, राइट। अदर ट्रीज लाइक मैंगो एंड जैकफ्रूट। जैकफ्रूट क्या होता है? कटहल का पेड़। तो मैंगोज एंड जैकफ्रूट आर ऑल्सो यूजफुल बट डू नॉट टच देम। ऐसे फ्रूट्स यूजफुल तो हैं हमारे लिए, लेकिन उनको आपको छूना नहीं है, बिकॉज सच ट्रीज टेक मेनी ईयर्स टू मैच्योर एंड द पीपल लुक आफ्टर देम दे लाइक देयर चिल्ड्रन। ऐसे ट्री सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी आप उनको टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिनके ये ट्रीज हैं, जो लोग हैं, वो इनकी बहुत केयर करते हैं। ठीक है। इफ यू कट देम दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सॉरो। अगर आप ऐसे ट्रीज को काट दोगे तो लोग बड़े दुखी हो जाएंगे। इफ यू accomplish something by oppressing others it perishes soon along with the oppressor। अगर आप जबरदस्ती कोई चीज छीनते हैं तो जो भी आपने लिया वो खत्म हो जाता है along with the oppressor। ठीक है। there is harm in the absence of such trees as well, therefore do not use force in any circumstances। किसी भी हाल में जबरदस्ती नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है। तो इस लेटर से क्या पता पड़ता है? इस जो लेटर जो गवर्नेंस वैल्यूज के लिए दिया हुआ है बेटा, इससे पता पड़ता है अगेन ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, हाउ कंपैशनेट ही वाज, हाउ ही वाज लुकिंग आफ्टर हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है। प्रॉपर पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख के दिए हुए हैं। इससे पता पड़ता है डीप एम्पैथी फॉर द ऑर्डिनरी पीपल टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग ओवर द शॉर्ट टर्म गेन। उनको शॉर्ट टर्म गेन से मतलब नहीं, उनको लॉन्ग टर्म उनकी सोच थी। नेक्स्ट, बिलीव दैट एथिकल रूल्स लास्ट लॉन्गर देन द रूल्स बाय फोर्स। जबरदस्ती से अगर आप कोई काम करेंगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेशन एंड कॉइनेज। बेटा कॉइन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, छत्रपति शिवाजी ने अपना कॉइन खुद मिंट करवाए थे, गोल्ड एंड कॉपर के, इन देवनागरी, राइट। उसके अलावा टैक्सेशन का क्या सिस्टम था? मराठास लीव द चौथ, एक चौथाई सुना होगा ना आपने, चौथाई का मतलब क्या? 25%। सो यहाँ पर 25% टैक्सेशन सिस्टम था। उसके अलावा सरदेशमुखी मीन्स एक्स्ट्रा 10%, सरदेशमुखी एक्स्ट्रा 10% टैक्स लिया जाता था। किससे? सिर्फ उन प्रोविंस से जो डायरेक्टली मराठा के अंदर में नहीं आते थे। ठीक है। और मराठास क्या करते थे इस एक्स्ट्रा टैक्स के बदले? दे इन रिटर्न मराठा प्रोटेक्टेड दोज प्रोविंसेस एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे जाके काफी सारे ऐसे प्रोविंस जहां पे सरदेशमुखी लिया जाता था वो अल्टीमेटली मराठा एम्पायर के अंडर में ही आए। ठीक है। और ये जो सिस्टम था यहाँ पर, दैट वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द मुगल्स थ्रू द ट्रीटीज। क्लियर? इसके अलावा एक और कॉइनेज सिस्टम क्या है आपको देखना है यहाँ पर। इन 18th सेंचुरी द मराठास ऑफन अडॉप्टेड द मुगल कॉइन। बेटा मुगल कॉइन इतने ज्यादा फेमस थे, है ना, तो ये बिल्कुल उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे थे, तो यूज किया, लेकिन थोड़े से अमेंडमेंट के साथ। क्या किया इन्होंने? फॉर इंस्टेंस देयर इज अ रेयर मराठा कॉइन नोन एज गणपति पंत प्रधान रुपी। यहाँ पे देखो, एक जगह गणपति लिखा हुआ है, एक जगह पंत प्रधान लिखा हुआ है, along with some Persian language, राइट। तो पर्शियन कॉइन यूज किया, लेकिन उसमें अपना मार्क भी दिया। ठीक है। सो हियर देखो, minted in early 19th century by पटवर्धन्स, जनरली अंडर द पेशवाज। पेशवाज के अंडर पटवर्धन्स होते थे, उन्होंने मिंट करवाया।
इंस्क्रिप्शन इन टू स्क्रिप्ट्स, देवनागरी एंड पर्शियन, दोनों ही इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर आपको। वन साइड में यू विल सी द इन्वोकेशन टुवर्ड्स द गणेश जो कि गणपति हैं, वाइल द अदर डिक्लेयर्स द लॉयल्टी टुवर्ड्स द पेशवा, ऑफन रिफर्ड टू एज पंत प्रधान इन मराठी। तो एक जगह क्या है गणपति, दूसरी जगह पंत प्रधान। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा यहाँ पर नेवी फुल फ्लेज थी इनके पास, उसके बाद इनके पास थी इन्फेंट्री एंड कैवलरी। इन्फेंट्री क्या होती है? जहां पर पैदल सैनिक, और कैवलरी घुड़सवार, नेवी। ठीक है। कैवलरी में इनके पास 2 टाइप की कैवलरीज होती थी। पहली वाली थी बर्गिर, वर्ड मैंने पहले बताया था, बर्गी आ गए, बर्गी आ गए, कहाँ बोलते थे? बंगाल में, है ना। तो बर्गिर, ये है बर्गिर। द स्टेट पेड हॉर्स एंड गेयर, मतलब ऐसे लोग, ऐसे घुड़सवार जिनके लिए जो घोड़े थे या जो भी उनको इक्विपमेंट चाहिए थे, उसके लिए जो स्टेट था, मीन्स मराठा का एम्पायर था, वही पे करता था, राइट। तो बर्गिर। उसके अलावा दूसरे थे शिलेदार, ऐसे लोग जिनके पास खुद के घोड़े हैं, खुद का सब कुछ इक्विपमेंट है और वो सिर्फ लड़ने के लिए आ रहे, तो शिलेदार, राइट। फर्दर जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, बाद में जाके नोटिस किया उन्होंने कि जो यूरोपियन डिसिप्लिन और आर्टिलरी थी वो बड़ी हाई क्वालिटी की थी। सो दे ऑल्सो वॉन्टेड सच टाइप ऑफ मिलिट्री इन मराठा एम्पायर। तो यहाँ पर जो महादजी शिंदे थे, कौन थे महादजी शिंदे? किसको याद है? महादजी शिंदे ने क्या करवाया था? दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर करवाया था, है ना। हाँ, तो महादजी शिंदे ने देखा कि भाई इनकी इतनी डिसिप्लिन्ड आर्मी होती है यूरोपियन आर्मी, तो हम भी क्यों ना ऐसी ही आर्मी बनवाएं, है ना। तो उन्होंने अपने अंडर ऐसी ही आर्मी को बनवाया, खुद नहीं बनाया, बनवाया, हेल्प ली। ठीक है। सो वेपन्स पे आ जाओ, तो इनके पास क्या होते थे? मेन स्वॉर्ड, लेंसेज क्या होते हैं? बड़े बड़े भाले। सो लेंसेज एंड गन्स ऑल्सो, और उसके अलावा रॉकेट्स, दे यूज्ड रॉकेट्स ऑल्सो। लेकिन इनके रॉकेट्स कैसे होते थे? जो ऐसे पटाखा टाइप होते हैं, सिर्फ जो एनिमल्स को थोड़ा सा डराने के लिए, है ना। तो शिवाजी के टाइम पे जो रॉकेट्स थे, दे वर मेड अप ऑफ केन्स एंड बैम्बूज। अगर फेंको तो वो जरा सा आवाज करेंगे, थोड़ा सा धूल उड़ाएंगे, जिससे कि जो घोड़े हाथी होंगे थोड़ा यहाँ तितर बितर हो जाएंगे, है ना, टू स्केयर देम। लेटर ऑन मेटल ट्यूब रॉकेट्स वर ऑल्सो देयर। बाद में जाके केन एंड बैम्बू की जगह मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी आ गए। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड। नाउ फोर्ट्स, द कोर ऑफ मराठा पावर। बेटा फोर्ट्स की इंपॉर्टेंस मराठास में कितनी थी, ये आपको शिवाजी का जो फर्स्ट कैंपेन था उसी से पता पड़ गया होगा, है ना। क्या क्या था उस टाइम पे? उन्होंने जितने भी अनअटेंडेड यानी खाली फोर्ट्स थे, सब पे जाके कब्जा लेना स्टार्ट किया, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्ट्स ओनली मराठा इतने टाइम तक टिक पाए मुगल्स के सामने। हैव अ लुक हियर। Forts were the backbone or core of the Maratha state. We know that. Now this helped them to control the important routes, and strategically these forts only sheltered the army during the guerrilla warfare. And Shivaji built and controlled a large number of forts. We know about it, right? यहाँ पर कुछ लाइन्स जो कि रामचंद्र पंत अमात्या, इनका कोट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, है ना। कहाँ से लिया गया था? अदन्य पात्रा, जो एक रॉयल एडिक्ट है, वहां से। क्या लिखा हुआ है इन्होंने फोर्ट्स के बारे में? यहाँ पर देखो, फोर्ट्स आर द कोर ऑफ द स्टेट। इन देयर एब्सेंस द लैंड गेट्स डिवास्टेटेड इन द फेस ऑफ एन इन्वेजन। अगर फोर्ट्स नहीं होंगे और किसी ने अगर अटैक कर दिया तो फिर लैंड बच नहीं सकता। देयरफॉर ऑल द फॉर्मर किंग्स सिक्योर्ड द कंट्री बाय बिल्डिंग द फोर्ट्स। दैट्स व्हाई जितने भी पहले के राजा थे, सबने अपने आप को कैसे बचाया? फोर्ट से। This kingdom means मराठा किंगडम की बात हो रही है। So this kingdom was created by the late great master शिवाजी from the forts alone। देखो फोर्ट से ही इस किंगडम की स्टार्टिंग हुई थी ना, तो वही लिखा हुआ है। A great enemy like औरंगजेब invaded this kingdom, conquered the great empires like बीजापुर and भागनगर, but it was due to the forts that the state survived despite decades of onslaught। क्या बता रखा है यहाँ पर? इतने बड़े बड़े किंगडम जैसे कि बीजापुर पे जो औरंगजेब था उसने कब्जा ले लिया, लेकिन ये वाला स्टेट यानी मराठा स्टेट इतने लंबे टाइम तक कैसे टिक पाया? ऑल बिकॉज ऑफ दीज फोर्ट्स इटसेल्फ। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ जुडिशरी सिस्टम। बेटा मराठास के टाइम पे लोगों को जजमेंट कैसे मिलता था? लेट्स हैव अ लुक हियर। मराठास हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम नोटेबल फॉर यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट स्पेरिंगली। मीन्स लोगों को जो डेथ पेनल्टी वाली पनिशमेंट होती थी वो बहुत कम दी जाती थी, बहुत कम केसेस देखे जाते थे। पंचायत, कौन सी पंचायत? हमारे इंडिया में जो आज के टाइम पे पंचायत सिस्टम है वैसी पंचायत नहीं। यहाँ पर लोकल बॉडी ऑफिशियल्स एंड सम प्रोमिनेंट मेन ऑफ दैट प्लेस, उनसे मिलकर पंचायत बनी होती थी एंड दे यूज्ड टू डिलीवर दी जजमेंट।
लेकिन अगर किसी को लगता है कि उनको प्रॉपर तरीके से जजमेंट नहीं मिला तो वो आगे जाके अपील कर सकते थे मराठा चीफ के सामने और फिर उनका वर्डिक्ट ही फाइनल होता था। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर पुलिस भी देखी गई। कोतवाल वर यूज्ड टू डिप्लॉय इन मेजर टाउन्स लाइक पुणे एंड इंदौर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अंडरस्टूड? इजी? चलो आगे चलते हैं। नाउ मैरीटाइम सुप्रीमेसी। बेटा मराठास के पास नेवी थी, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पर एक नाम आपको याद करना है, कन्नौजी आंग्रे, जो कि एग्जाम में आपको 100% किसी न किसी फॉर्म में दिखाई देगा। कन्नौजी आंग्रे। 18th century, in 18th century, Kanauji Angre led Marathas to many naval victories. He won using clever geography and battle tactics. बेटा यहाँ पर इस पिक्चर में ध्यान दो, आपको दो टाइप के शिप बहुत एविडेंटली दिख रहे होंगे, है ना? एक बड़े वाले एडवांस और एक छोटे छोटे बोट टाइप के। ये छोटे वाले जो हैं वो मराठास के हैं। सो डिस्पाइट ऑफ दिस मच ऑफ डिफरेंस मराठास वॉन ऑल बिकॉज ऑफ हिम, कन्नौजी आंग्रे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और इंसिडेंट आता है जहां पर कन्नौजी आंग्रे को पायरेट घोषित कर देते हैं यूरोपियन। क्यों करते हैं? लेट्स हैव अ लुक हियर। यहाँ पे जो यूरोपियंस थे दे वर फोर्सिंग इंडियंस टू बाय अ कार्टेज। क्या है ये? एक पास है ना? दिस इज द पोर्टुगीज नेम, दिस वाज द पास एंड दे वर फोर्सिंग इंडियंस टू बाय दिस पास। अगर बिना पास का कोई शिप वहां से पास होता था तो वो उसको कन्फिस्टिकेट कर लेते थे, यानी उसको जब्त कर लेते थे। राइट? अब कन्नौजी आंग्रे को ये बात पता पड़ी, बोलते अच्छा हमसे पास मांगे तो हम भी उनसे पास मांगेंगे। सो हुआ क्या? मराठा रिवर्स दिस प्रैक्टिस एंड दे डिमांडेड पास फ्रॉम द यूरोपियन शिप्स। अब यूरोपियन को ये बात पसंद नहीं आई, है ना? वो दे गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दे लेबल्ड दिस कन्नौजी आंग्रे अ पायरेट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर वन मोर इंसिडेंट अबाउट मैरीटाइम सुप्रीमेसी। देखो इन 1665, बेटा 1657 में नेवी स्टैब्लिश हुई थी। 1665 में 4 शिप्स फ्रॉम छत्रपति शिवाजी फ्लीट रीच्ड टू मस्कट। कहाँ है ये? दिस इज द कैपिटल ऑफ ओमन, है ना? वहां पहुंच जाते हैं। वहां का जो रूलर था ये इन शिप्स को कैप्चर कर लेता है, लोगों को वहां पे बंदी बना लेता है एंड देन ही थॉट दैट ही विल अटैक ऑन शिवाजीज कोस्टल पोजीशंस। ठीक है, वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ लड़ने इनसे। लेकिन बाद में उनको पता पड़ता है कि भाई शिवाजी के पास प्रॉपर नेवी, एक पूरा नेवी मेंटेन है वहां पर, हंड्रेड्स एंड मोर शिप्स के साथ। तो उसके बाद वो आइडिया ड्रॉप करता है, बोलते हैं नहीं भाई रहने दो, है ना? सो ही रिट्रीटेड इनसाइड द हार्बर विद इन हिज शिप्स इटसेल्फ। क्लियर? सो मैरीटाइम सुप्रीमेसी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नाउ कमिंग फॉर ट्रेड नेटवर्क्स। बेटा अगर इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस चाहिए तो ट्रेड तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना? हर आपने किंगडम में ये देखा हुआ है, तो यहाँ पर भी था। देखो शिवाजी actively encouraged trade. He even participated in maritime foreign trade himself. He and his officials owned their own ships. देखो इतना इंपॉर्टेंट था कि इनके पास खुद के शिप्स भी थे। शिप्स रेगुलरली सेल टू डिस्टेंट पोर्ट्स। एक तो हमने पढ़ ही लिया मस्कट, कहाँ पर है? ओमन का कैपिटल। उसके अलावा और क्या है? मोका यमन में, इसके अलावा मलाका मलेशिया में। इतनी दूर दूर तक ये इनके शिप्स जाते थे। क्या लेके जाते होंगे? इंडिया सोने की चिड़िया, तो सोना ही लेके जाएंगे, है ना? सो गोल्ड है, टेक्सटाइल्स है, ये दूर दूर तक जाता था। नेक्स्ट, रोड्स वर आल्सो कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड फॉर दिस ट्रेड नेटवर्क इनसाइड इंडिया इटसेल्फ। In 18th century, in Odisha, there was a network of ferries maintained for the river transport also. Right? So within India भी यहाँ पर proper trade होता था. Small bridge built over the rivers and small streams so that कि proper smooth flow में trade हो सके. अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं। नाउ कल्चरल रिवाइवल अंडर द मराठास। बेटा इकोनॉमिकली हमने देख लिया, अब कल्चरली देखते हैं यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए। शिवाजीज विजन ऑफ स्वराज रिफ्लेक्टेड इवन हिज रॉयल सील। देखो हमने कॉइन तो ऑलरेडी देख लिया, देवनागरी में था। बेटा इनकी सील भी यहाँ पर, जो छत्रपति शिवाजी की सील थी वो भी देवनागरी में ही इंस्क्रिप्टेड थी। सो यहाँ पर उन्होंने मुगल सील को मानने से मना कर दिया, इनके खुद की सील थी। Seal had Sanskrit inscription, the major departure from the Persian seals used by the Mughal rulers. और इसमें क्या लिखा हुआ पता है? इसमें लिखा था this seal, the authority, the seal क्या होती है? अथॉरिटी तो होती है। So this seal of छत्रपति शिवाजी, the son of शाहजी, शाहजी इनके फादर का नाम था, तो son of शाहजी, waxing like a new moon. Waxing like a new moon का मतलब क्या होता है? जैसे जो न्यू मून से फुल मून की जर्नी होती है ना, धीरे धीरे हमको यहाँ से ऐसे अर्थ से पता पड़ता है कि मून का साइज बढ़ रहा है। राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे छत्रपति शिवाजी हैं, उनका रूल, उनका जो ऑरा है वो भी बढ़ रहा है। रिवर्ड बाय द वर्ल्ड एंड रेंट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
So this was written in this seal. Clear? So cultural revival. Next, यहाँ पे don't miss it out. एक मोदी स्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिखा हुआ देखोगे. मोदी स्क्रिप्ट क्या है? द कर्सिव फॉर्म ऑफ देवनागरी. देवनागरी तो पता ही आपको, तो उसी का कर्सिव जो फॉर्म होता था, दैट वाज द मोदी स्क्रिप्ट एंड दैट वाज मेन स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द मराठास फॉर द करस्पॉन्डेंस. अंडरस्टूड? चलो आगे चलते हैं. नाउ हियर प्रमोटिंग मराठी एंड संस्कृत, दैट वाज द मेजर स्टेप बाय शिवाजी. यहां पर इन्होंने क्या किया? शिवाजी कमीशनड राज्य व्यवहार कोशा. देखो कोश किसे बोलते हैं? डिक्शनरी को. तो राज्य व्यवहार कोशा, यहां पर मेजर ऐसे वर्ड जो पर्शियन वर्ड जो कि यूजुअली किसी भी ट्रेड में या कहीं पर भी यूज होते होंगे, उनके संस्कृत मीनिंग, संस्कृत वर्ड यहां पर दिए गए. Right? So it provided the Sanskrit equivalents for the common Persian words used for the diplomacy. Now result क्या हुआ? जो फॉरेन मतलब पर्शियन वर्ड्स को वहां पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, वो धीरे धीरे उनका कम होने लग गया, उनका संस्कृत वर्जन यूज होने लग गया. क्लियर? सो दिस प्रोमोटेड द संस्कृत एंड मराठी लिटरेचर. अच्छा, इसके अलावा मराठी लिटरेचर बताइए आपको, मैंने बताया था आपको भक्ति मूवमेंट में कितने सारे ऐसे लिटरेचर थे, संस्कृत लिटरेचर को मराठी में कन्वर्ट किया गया. राइट? सो मराठी और संस्कृत को प्रॉपर यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था. ठीक है. फर्दर रिलीजियस अप्रोच में देखा जाए तो शिवाजी क्या थे? प्रॉपर कट्टर हिंदू थे. नाउ रीबिल्ट द डेसिक्रेटेड टेम्पल्स. बहुत सारे ऐसे टूटे टेम्पल जो मुगल्स ने या फिर दिल्ली सल्तनत वालों ने तोड़ दिए थे, उनको इन्होंने दोबारा बनवाया. हिज सैफ्रॉन फ्लैग, केसरी जो इनका झंडा था, है ना, सैफ्रॉन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय ऑल द मराठास. क्लियर? इसके आगे द बिगेस्ट कल्चरल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द शिवाजी क्या था बेटा? हिज ओन लेगेसी. राइट? द एग्जाम्पल द बेंचमार्क ही सेट फॉर ऑल. So his greatest legacy was proving that mighty empires could be also defeated. इन्होंने प्रूव कर दिया कि बड़े से बड़े एम्पायर को आप गिरा सकते हो. राइट? So he showed Marathas could build and expand and govern their own empire. This gave Indian a renewed sense of cultural confidence and self-belief. बेटा इतने अत्याचार के बाद सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल में देखा था हमने क्या हुआ था, उसके बाद यहाँ पर जाके इंडियंस को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि भाई अभी भी हम हैं, अभी भी हम दोबारा से रिवाइव हो सकते हैं. ठीक है. चलो चलते हैं आगे. नाउ हियर ये पोस्टल स्टैम्प किसका है? ये है अहिल्याबाई होलकर का, वन ऑफ द माइटी वुमेन. क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज इन्होंने काफी कल्चरल कंट्रीब्यूशन किया था. ठीक है. देखो यहाँ पर. सो अहिल्याबाई होलकर 18th सेंचुरी की बात है. ये फ्रॉम द होलकर डायनेस्टी, होलकर खानदान से थी ये. नाउ ये कहाँ पर इनका किंगडम था? दे रूल्ड प्रेजेंटली द इंदौर एरिया, जो आजकल का टाइम का इंदौर एरिया है सेंट्रल इंडिया में, वहां पर. लॉस्ट हर हस्बैंड एंड सन बट स्टिल गवर्नड फॉर नेक्स्ट 30 years वाइजली एंड केयरिंग फॉर द कॉमन पीपल. हस्बैंड को और बेटे को खोने के बाद भी स्टिल इन्होंने खुद गवर्न किया अपना एरिया. राइट? नाउ व्हाट मेन थिंग शी डिड? शी बिल्ट एंड रिस्टोर्ड hundreds of temples, घाट्स, रोड्स, वेल्स from Kedarnath to Rameshwaram. Welfare of the people. Right? Now this is very very important. ये वाला रीबिल्ट काशी विश्वनाथ टेम्पल. काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ है? वाराणसी में. सो उसको रीबिल्ट करवाया इन्होंने, जो कि औरंगजेब ने तोड़ दिया था. रीबिल्ट सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है, जो कि किसने तोड़ा था? मोहम्मद गजनी ने तोड़ दिया था. तो इनको इन्होंने रीबिल्ट करवाया. सो दीज आर द मेन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एंड प्रमोटेड महेश्वर वीविंग, जो मध्य प्रदेश महेश्वर वीविंग है मेन, उसको इन्होंने काफी प्रमोट भी कराया था. अहिल्याबाई होलकर. क्लियर? चलो चलते हैं आगे. नाउ वंस मोर शिवाजीज लेगेसी कंटिन्यूड बाय द सक्सेसर. बेटा अभी तक हमने बेसिकली शिवाजी के बारे में पढ़ा. जो ये शिवाजी ने लेगेसी स्टार्ट करी थी, ये उनके जो सक्सेसर आगे रहे, यानी बाकी मराठास रहे, उन्होंने भी इसको ही फॉलो किया. हिज एग्जाम्पल्स ऑफ प्रमोटिंग कल्चर इंस्पायर्ड द मराठास रूल्स लेटर ऑन ऑल्सो. भोसले फ्रॉम नागपुर एग्जाम्पल है ये. भोसले फ्रॉम नागपुर वर द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशन. इसके अलावा दे रिवाइव्ड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एट पुरी, जो कि पहले मुगल रूल में बंद करवा दी गई थी. जो पुरी में जगन्नाथपुरी में पूजा होती थी, उसको बंद करवा दिया था मुगल ने. तो ये यहाँ पर फिर से इन्होंने स्टार्ट करवाई. किसने? ये भोसले ऑफ नागपुर ने. क्या? चलो आगे चलते हैं. नाउ कमिंग टू इकोजी. कहाँ आ गए हम? थंजावुर में, अब तमिलनाडु वाले एरिया में. वो मैप में आपने ग्रे वाला पार्ट देखा था, मैंने बताया था बाद में पढ़ेंगे इकोजी के बारे में. नाउ वी आर हियर.
ठीक है। सो इकोजी वॉज द हाफ ब्रदर ऑफ शिवाजी, जिन्होंने कि थंजावुर में अपना रूल स्टैब्लिश किया था, राइट। सो हाफ ब्रदर कॉन्क्यूर्ड द थंजावुर, दैट इज द तमिलनाडु रीजन इन लेट 17th century, राइट। So this marked the start of Maratha rule in that southern side area. Now, Thanjavur Marathas created rich syncretic culture. Syncretic culture का मतलब क्या होता है? A blended culture. अलग अलग कल्चर्स का मिक्स कह सकते हो आप, ठीक है। सो सिंक्रेटिक कल्चर, रूलर्स वर ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट्स एंड मेनी पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट वर देमसेल्फ। जो खुद रूलर थे उनमें से ही खुद ही काफी सारे आर्टिस्ट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे, ठीक है। यहाँ पर एक पेंटिंग जो आपको ध्यान देनी है, दिस इज अ ट्रेडिशनल थंजावुर स्टाइल पेंटिंग, जहां पर गोल्ड फॉइल का यूज किया गया है पेंटिंग में। अंडरस्टूड। चलो, इकोजी के बारे में इतना ही पढ़ना है। इसके आगे आपको पढ़ना है मेन सरफोजी सेकंड के बारे में। बेटा, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ थंजावुर। देखो, सरफोजी सेकंड क्यों है? क्योंकि सरफोजी नाम से 2 रूलर हुए थे। ये सेकंड वालों की बात हो रही है, ठीक है। सो द मेन नोटेबल रूलर, नाउ व्हाई ही वाज द मेन नोटेबल रूलर हियर? First of all, out of all Thanjavur Maratha rulers, Sarfoji's second contributions are most notable. Well versed in many Indian and European language, he himself knew many Indian as well as European language. Right? He wrote a Marathi play. नाम क्या है इस प्ले का? देवेंद्र कुरवंजी। देवेंद्र कुरवंजी। और इस प्ले में क्या होता है? ये एक म्यूजिकल प्ले था जिससे आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में बताया जाता था। उस टाइम पे जितना ही पता था उसके अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पे जितनी भी ज्योग्राफी की नॉलेज होगी तो इस प्ले में म्यूजिकली उसको डिपिक्ट करवाया जाता था। प्ले का नाम देवेंद्र कुरवंजी। व्हाट इज ऑल अबाउट? ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? इसके अलावा ही वाज द पैटर्न ऑफ द आर्ट्स, सो ही पैटर्नाइज्ड मेनी टैलेंटेड म्यूजिशियन ड्यूरिंग हिज टाइम। मॉडर्न कार्नेटिक म्यूजिक टुक शेप। कार्नेटिक म्यूजिक इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया, तो ये उस टाइम पे यहाँ पे डेवलप हुआ। फर्दर ही ऑल्सो सॉ द अर्ली स्टेजेस ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो आप एक क्लासिकल डांस जानते हैं जिसका नाम है ना, तो उसके कुछ अर्ली स्टेप्स यहीं से इन्होंने उसको डेवलप करवाया, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं। इतना ही नहीं बेटा, ही वॉज हैविंग इंटरेस्ट इन मेडिसिन, सो ही एस्टैब्लिश्ड अ धनवंतरी महल, अ मेडिकल सेंटर, जहां पर इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों ही मेडिसिन से लोगों का फ्री ट्रीटमेंट कराया जाता था। अगेन वन ऑफ द रिमार्केबल थिंग, राइट। सो क्या क्या करवाया अभी तक? प्ले, देवेंद्र कुरवंजी, उसके अलावा भरतनाट्यम के स्टेप, उसके अलावा कार्नेटिक म्यूजिक, राइट। उसके अलावा पैटर्नाइज करवाया पोएट्स को, यहाँ पर धनवंतरी महल बना दिया, मेडिसिन। उसके अलावा और क्या कराया? ही स्टार्टेड प्रिंटिंग प्रेस। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने स्टार्ट करी थी। दैट वाज द फर्स्ट सच एग्जांपल्स इन इंडिया बाय एनी नेटिव रूलर। क्लियर? Then he got the history of Bhosle family inscribed on the walls of the Brihadishwara temple, Thanjavur में। ये अपने आप में this is one of the largest single inscription in India। ये अपने आप में सिंगल एक इंस्क्रिप्शन है इंडिया में, इतना बड़ा। कहाँ पर है? दिस इज इन बृहदीश्वरा टेम्पल, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर? भोसले क्लैन के बारे में लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? सो दीज वर द रिमार्केबल थिंग अबाउट दी सरफोजी सेकेंड। क्लियर? चलो, मूविंग अहेड। नाउ व्हाई मराठा रूल वाज यूनिक। बेटा, मराठा रूल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है, तो क्यों ये यूनिक है? इसके आंसर में सम पॉइंट्स दैट यू कैन राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मराठा रूल चैलेंज द मुगल डोमिनेंस। इतने बड़े मुगल एम्पायर को उन्होंने हिला के रख दिया। नेक्स्ट, स्टैब्लिश द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर बिफोर द ब्रिटिश टुक ओवर। बेटा, हम 1100 से अभी तक की पूरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस पूरे टाइम में दिस वाज द लार्जेस्ट इंडियन एम्पायर जिसको ब्रिटिश ने टुक ओवर किया था, राइट। नेक्स्ट, कंट्रोल्ड मच ऑफ द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया, सेटअप एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने कितना स्ट्रांग था। नेक्स्ट, रिवाइव्ड लोकल हिंदू ट्रेडिशन। अभी तक मुगल्स के टाइम पे हिंदू ट्रेडिशन ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहे थे, सो फिर से उनको रिवाइव किया गया विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। Driven by the ideal of Swarajya, this ideal later inspired Indians to believe they could govern themselves. ये जो स्वराज्य का सपना शिवाजी ने देखा था, that led the Indians to think कि भाई yes, they can also govern themselves, right? इसके अलावा planted early seeds for India's freedom movement. Understood? चलो, चैप्टर खत्म करने से पहले फटाफट से एक बार इंपॉर्टेंट नेम्स पे ध्यान दो। ऑल द नेम्स रिटन इन दिस बॉक्स, रिविजन के टाइम में बहुत अच्छे से काम आएगा ये। नोट्स आई विल शेयर, है ना।
देखो मराठा रूलर्स में कौन कौन पढ़े हमने? शिवाजी, उनके बेटे संभाजी एंड राजाराम, राजाराम की वाइफ ताराबाई एंड साहू जी महाराज जो कि संभाजी के बेटे थे, राइट। पेशवा में आ जाओ तो बाजीराव वन, नाना साहेब पेशवा एंड माधवराव वन। माधवराव कौन थे? जिन्होंने हेल्प करा मराठास को दोबारा से क्विकली उठने में आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कमांडर्स में आ जाओ तो माधाजी शिंदे जिन्होंने दिल्ली पर अटैक दोबारा रिकैप्चर करवाया था, एंड कन्नौजी आंग्रे कौन है? जिनको यूरोपियंस ने पायरेट घोषित कर दिया था वो। ओके, मराठा वंश में आ जाओ तो अहिल्याबाई होलकर और उसके अलावा ताराबाई, जिसको हमने ऊपर यहाँ पे नाम लिख लिया है। नाउ थंजावुर मराठास में इकोजी एंड सरफोजी सेकंड, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट मुगल साइड में अगर आ जाओ तो यहाँ पर औरंगजेब का काफी रोल है। औरंगजेब है जय सिंह जिसने शिवाजी महाराज को हराया था, राइट। वहां पर शेष्टा खान एंड अफजल खान, ये पढ़े हमने। और बाकी रामचंद्र पंत अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर इनके, जिनके काफी सारे हमने वर्ड्स पढ़े, एडिक्ट्स जो लिए गए हैं वहां से। और संत रामदास भूषण, उसके अलावा कौन थे? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, यू नो दैट, ठीक है। चलो, so with this we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every part, but still having any doubt or still having any difficulty, comment, I will revert back, ठीक है। See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.